रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लासेस में हमारा टॉपिक चल रहा है ब्रांच एंड बाउंड मेथड बाय सिंप्लेक्स मेथड। अच्छा, हम लोगों ने कल सिंप्लेक्स मेथड को स्टार्ट कर लिया था। हमने उसको पूरा सोल्यूशन फाइंड किया, ऑप्टिमल सोल्यूशन, ठीक है। और उसके ऑप्टिमल सोल्यूशन में जो x1 और x2 की वैल्यू थी वो नॉन इंटीजर वैल्यू आई थी। तो हमने कहा क्या था कि जो नॉन इंटीजर वैल्यू आपके पास जो भी डेसिमल वैल्यू सबसे बड़ी होगी हम उसको क्या करेंगे, अगेन दो प्रॉब्लम में सब डिवाइड कर देंगे। हमारे पास x1 की वैल्यू आई थी 3.375 और x2 की वैल्यू आई थी 2.25। तो बड़ी जो थी वो x1 की वैल्यू थी, तो हमने x1 को सब डिवाइड किया था दो प्रॉब्लम में। एक हमने नाम दिया P1 का, एक को नाम दिया P2 का। x1 जो था वो 3.37 था, मतलब 3 और 4 के दरमियान में था। तो P1 हमने कंस्ट्रेंट ऐड किया x3 लेस देन इक्वल्स टू 3 और सेकंड में कंस्ट्रेंट ऐड किया x1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। अब हम P1 को सॉल्व करेंगे। अगर इसका सोल्यूशन आ गया वेल एंड गुड, नहीं तो अगेन P1 को दो इसमें डिवाइड कर लेंगे। हम जब तक P2 को टच नहीं करेंगे जब तक P1 वाले का आंसर हमारे पास प्रॉपर नहीं आ जाता, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको अब P1 को सॉल्व करते हैं। मेरे पास ये वाली प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करूंगी। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने जो खुद से कंस्ट्रेंट ऐड किया ना वो क्या है, अब देखिए, अब बाकी हमारे पास सारा कुछ है, ठीक है। बाकी सारा कुछ क्या है कि इधर हमने क्या ऐड कर लिया था, यहाँ पे हमने x3 को ऐड कर लिया था यहाँ पे इक्वल बनाने के लिए। यहाँ पे हमने x4 को ऐड किया था, इक्वल बन गया था। तो यहाँ पे हमने इस चीज़ को भी सॉल्व करना है। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए मेरे पास कंडीशन बनती है, हम ऊपर हेडिंग देंगे सोल्यूशन फॉर P1, ताकि हमें पता चले कि आप कौन से वाले पार्ट का सोल्यूशन कर रहे हैं। तो हम हेडिंग देते हैं सोल्यूशन फॉर P1 कि P1 के लिए सोल्यूशन, ठीक है। हमारे पास जो x1 है वो लेस देन इक्वल्स टू 3, जिसके लिए हमने फाइंड करना है। x4 तक हमने ऐड कराया हुआ है, x5 को हम ऐड कराते हैं, ये क्या बन जाएगा, इक्वलिटी। अब हमने करना क्या होता है कि जो लास्ट टेबल आपके पास है, ठीक है। अब x1 के ऊपर चेंज लाया ना, तो जो आपके पास लास्ट टेबल है वहाँ से x1 वाली पूरी रो को हमने उठा लेना है, ठीक है। ये आपके पास लास्ट टेबल था, यहाँ से x1 की पूरी रो क्या है, x1 माइनस 1/8 x3 प्लस 5/16 x4 इक्वल्स टू 27/8। तो मैं लिखूँगी फ्रॉम द लास्ट ऑप्टिमल टेबल ऑफ P0 ठीक है। वो P0 का था, P0 मतलब हमारी ओरिजिनल प्रॉब्लम जो भी थी, ठीक है। वहाँ से हमारे पास क्या है, x1 माइनस 1/8 x3 प्लस 5/16 x4 इक्वल्स टू 27/8, ठीक हो गया। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि जो वेरिएबल था x1 था, तो x1 की वैल्यू निकालनी है, x2 होगा तो x2 की वैल्यू, x1 की वैल्यू निकालते हैं। x1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 27/18 ये 27/18 है, ठीक है। 27/18 प्लस 1/8 x3 माइनस 5/16 x4, ये चीज़ आ गई। अब हमने इसको क्या करना है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। हमने करना बेसिकली क्या होता है, हमारा सारा टारगेट ये होता है कि हमने जो वेरिएबल खुद से ऐड कराया ना उसकी रो और कॉलम बनानी है, तो उसमें x1 नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या किया, x1 की रो से x1 की वैल्यू निकाली और इसके अंदर पुट कर देंगे। तो x1 की जगह आ जाएगा 1/8 x3 माइनस 5/16 x4 प्लस x5 प्लस 27/18 इक्वल्स टू 3, ये चीज़ बन गई। अब यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 8 है, ये 18 मिस्टेक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से बन जाएगा 1/8 x3 माइनस 5/16 x4 प्लस x5 इज इक्वल्स टू 3, और प्लस है तो जरा के माइनस 27/8, तो ये बन जाएगा 24 और माइनस 3/8 ये बन जाएगा। अब 16 सब का एलसीएम है, 16 से क्या करते हैं हर टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा 2x3 माइनस 5x4 प्लस 16x5 इज इक्वल्स टू -6, ये वैल्यू बन गई। अब x5 के लिए हमारे पास क्या है, जो लास्ट टेबल हमारे पास बना हुआ है उसमें x5 की रो को भी ऐड करेंगे और x5 के कॉलम को भी ऐड करेंगे, ठीक है। मेरे पास ये ऑलरेडी बना सॉल्व हुआ है, मैं आपको यहाँ से करा देती हूँ क्योंकि फिर बहुत लेंथ हो जाएगा, इतना टाइम नहीं है, ठीक है। आपके पास ये टेबल बनता है, ये जो लास्ट टेबल आपके पास बना हुआ था इसी में आपने नीचे s1 का रो भी ऐड करनी है, s1 का कॉलम से मैंने फ्रैक्शन कट में किया था। अब मैंने x1 कह रही x5 हमने ऐड किया, x5 की रो भी ऐड किया, x5 का कॉलम भी ऐड किया। बाकी पूरा टेबल पहले 3 रो एज इट इज़, आखिरी वाले में क्या चेंज आएगी, x1 x2 नहीं है तो उनकी जगह 0 0, x3 की जगह 2, x4 की जगह -5, x5 की जगह 16 और कॉलम में बाकी सारे 0। सोल्यूशन क्या है, -1। अब हमने पता है कि अगर सोल्यूशन में नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो हमने क्या करना होता है, डुअल सिंप्लेक्स मेथड लगाना होता है। अब डुअल सिंप्लेक्स मेथड लगाने का तरीका क्या है कि जो मोस्ट नेगेटिव होगा उसको हमने पहले लीव कराना है, फिर उसके नीचे रेशो बनानी है, और रेशो बनाने के बाद हम क्या करते हैं, उसके लिए एंट्रिंग बनाते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमारे पास है, इसको हम क्या कर देंगे,
इसको हम लीव कराएंगे, लीव करने के लिए x5 लीव कर जाएगा। और देखिए नेगेटिव है ही एक, अगर हम रेशो ना भी फाइंड करें ना तो नेगेटिव है ही एक वैल्यू। देखिए जो वैल्यू नेगेटिव होती है उनके लिए रेशो फाइंड करते हैं, फिर छोटी वैल्यू निकालते हैं, नेगेटिव है ही है तो यही वैल्यू क्या कर जाएगी आपके पास एंटर कर जाएगी। तो इसका मतलब है कि x4 x5 की जगह एंटर करेगा। तो लिखेंगे सिंस सोल्यूशन इज ऑप्टिमल बट नॉट फिजिबल, कि ऑप्टिमलिटी तो अटेन थी लेकिन फिजिबिलिटी डिस्टर्ब हो गई थी। सो वी अप्लाई द डुअल सिंप्लेक्स मेथड। हमने क्या किया, डुअल सिंप्लेक्स मेथड किया कि पहले लीव कराया और फिर हमने रेशो से एंटर कराया। तो विच इम्प्लाइज दैट x5 leaves the solution and x4 enters by the Gauss-Jordan method। अब x को 1 करेंगे और इसके ऊपर नीचे सारे 0 बना देंगे तो आपके पास लास्ट टेबल ये वाला बनेगा। इसको अच्छे तरीके से देख के मैं आपको इमेज भी इसकी सेंड कर दूंगी। बाय द Gauss-Jordan method द टेबल इज, ये आपके पास टेबल बनेगा। ठीक हो गया। अब इस टेबल में देखें आपके पास सारी जो वैल्यूज़ हैं वो ऑप्टिमल भी हैं और सारी वैल्यू फिजिबल भी हैं। अब जरा सोल्यूशन चेक करते हैं कि क्या इंटीजर आ गया है कि नहीं। x2 की वैल्यू क्या है, नॉन इंटीजर, अभी मतलब हमारा सोल्यूशन आगे जाएगा। x1 की वैल्यू क्या है, 3, x1 हमारा इंटीजर बन गया। अब इसका मतलब है कि जो हमने तोड़ना है वो x2 को तोड़ना है। तो हमारे पास जो सोल्यूशन बनना है वो बनना है xz इज इक्वल्स टू 69/5, x1 इज इक्वल्स टू 3 और x2 इज इक्वल्स टू 2.4। ठीक है, x2 इज़ नॉट इंटीजर, x2 नॉट इंटीजर है। इसका मतलब है कि हमारा स्टार्ट लिया था हमने कुछ इस तरीके से, हमने स्टार्ट लिया था P0 से जो गिवन प्रॉब्लम थी। यहाँ से हमने दो प्रॉब्लम बनाई P1 और P2। P1 से हमारे पास सोल्यूशन आया x1 हमारे पास टिक इंटीजर होगा लेकिन x2 इंटीजर नहीं बना। तो हमने अब क्या करना है, इसको अगेन दो प्रॉब्लम में डिवाइड करना है। अब P1 में ऑलरेडी 3 कंस्ट्रेंट हैं, अब हम चौथा कंस्ट्रेंट इसमें ऐड करेंगे, किसका, x2 का। x2 आपके पास 2.4 है, मतलब 2 और 3 के दरमियान में है। तो जो P12 बनेगा उसमें x2 लेस देन इक्वल्स टू 2 आएगा और जो P12 बनेगा उसमें आपके पास x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। ये 3 कंस्ट्रेंट ऑलरेडी P1 में मौजूद थे, P0 के नहीं P1 में मौजूद थे। अब P1 में 3 कंस्ट्रेंट थे, 3 के साथ ये चौथे वाले इसमें ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से भी एक प्रॉब्लम बन जाएगी, यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम। इसका सोल्यूशन भी चेक करेंगे और इसका सोल्यूशन भी चेक करेंगे सेम इसी मेथड से। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या बना कि हमने P11 भी बना लिया और P12 भी बना लिया। यहाँ से मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू 3x1 प्लस 2x2, 2x1 प्लस 5x2 प्लस लेस देन इक्वल्स टू 18। यहाँ तक हमारे पास 3 कंस्ट्रेंट ऑलरेडी P1 में मौजूद थे। हमने एक कंस्ट्रेंट खुद से क्या ऐड किया, x2 लेस देन इक्वल्स टू 2, इसको ऐड किया। अब हमारे पास हम क्या करेंगे कि पहले इसके लिए सोल्यूशन फाइंड करेंगे। जब तक इसके लिए सोल्यूशन नहीं फाइंड होता फिर हम P12 पे जाएंगे, P12 का सोल्यूशन फाइंड होगा उसके बाद हम P2 पे जाएंगे। ठीक है, अब याद रखिएगा कि हमने अभी सिर्फ P1 को टच किया, P1 का सोल्यूशन नहीं आया, हम P11 पे गए, ये P11 है। ठीक है, और ये P12 है। अब जब तक P12 का 11 का सोल्यूशन नहीं आता हम P2 पे नहीं जाएंगे। जब P11 का सोल्यूशन आ जाएगा फिर P12 का सोल्यूशन फाइंड करेंगे। लेट्स से P12 का सोल्यूशन पहले स्टेप में नहीं आता तो फिर हम इसको अगेन डिवाइड करेंगे। जब तक P12 का सोल्यूशन नहीं आएगा तब तक हम P2 पे नहीं जाएंगे। ठीक है, आखिर में हमने P2 पे भी जाना है। फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमने नया कंस्ट्रेंट ऐड किया है, 5 तक हम ऐड कर चुके थे। यहाँ पे हमने ऐड किया था प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। यहाँ पे हमारे पास क्या था, प्लस x6 को हम ऐड कराएंगे। x2 है तो जो लास्ट टेबल हमारे पास बना हुआ है, लास्ट टेबल में x2 वाली पूरी रो को हम उठा लेंगे तो ये वैल्यू, और यहाँ से x2 की वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट कर देंगे, आपके पास ये वैल्यू बनी। अब हमारे पास x6 है, x6 की रो को भी ऐड, पहले ऑलरेडी 3 कॉलम हमने रोज और कॉलम बने हुए थे। अब हम अगेन क्या करेंगे, चौथा भी ऐड कर देंगे, चौथी की रो भी और कॉलम भी। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास अगेन क्या बन जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अब नेगेटिव से हमारे पास बाय डुअल सिंप्लेक्स मेथड ये चीज़ लीव कर जाएगी। जब ये लीव कर जाएगी तो हमारे एंटर भी चाहिए, तो हम रेशो फाइंड करेंगे, इसकी भी फाइंड कर लेंगे और इसकी भी फाइंड कर लेंगे। हमारे पास छोटी इसके लिए रेशो आएगी तो हम इसको क्या कर देंगे, इसको एंटर करा देंगे। तो हम लिखेंगे सिंस द सोल्यूशन इज ऑप्टिमल बट नॉट द फिजिबल सो द बट नॉट फिजिबल सो अप्लाइंग द डुअल सिंप्लेक्स मेथड। तो हम क्या करेंगे, डुअल सिंप्लेक्स मेथड को अप्लाई करेंगे जिससे हमारे पास x6 क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा और x3 क्या कर जाएगा, एंटर कर जाएगा। जब हम इसको क्लिक एंटर और लीव कराएंगे तो बाय गॉस-जॉर्डन कंप्यूटेशन मेथड ये आपके पास 1 और उसके ऊपर सारे 0 बनाने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टेबल बनेगा वो हमारा कुछ टेबल बनेगा इस तरीके से। इस टेबल को अच्छे से देख लें। अब ये हमारे पास ऑप्टिमल भी है और ये हमारे पास फिजिबल भी है। और अगर हम अब सोल्यूशन चेक करेंगे, क्या हमारा ये सोल्यूशन हमें नजर आ रहा है कि सारे के सारे इंटीजर्स हैं, तो ये हमारा क्या है, ऑप्टिमल सोल्यूशन है। इसका मतलब है कि P11 को हमने अगेन क्या है, सब डिवाइड नहीं करना। हेंस द ऑप्टिमल सोल्यूशन इज z की वैल्यू 13 है, x1 की वैल्यू 3 है, x2 इज 2 विच इज ऑप्टिमल एंड इंटीजर, कि ऑप्टिमल भी है और इंटीजर भी है। तो अब हमने क्या करना है, P11 को उधर ही छोड़ देना, हमारा आंसर आ गया। अब हम क्या आए थे, P11 का आंसर हमारे पास आ चुका है। ठीक है, हमने P से स्टार्ट किया, P1 बनाया, P2 बनाया, P1 से हम P11 और P12 पे गए।
ठीक है। अब P11 का प्रॉपर आंसर हमारा आ चुका है। अब हम P12 पे जाएंगे, ठीक है। अब P1 हेडिंग देंगे सोल्यूशन फॉर P12। अब सोल्यूशन फॉर P12 में हमारे पास ये इक्वेशन थी P12 की। इसमें हमारे पास यहाँ पे हमने x3 ऐड किया था, x4 किया था, x5 यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमने x6 ऐड किया था। अब लास्ट वाले में हमने x6 ऐड कर चुके थे। इस वाले में अब हम क्या करेंगे, x7 को ऐड करेंगे। तो जो हमारे पास अब ये P12 में हम टेबल कौन सा यूज़ करेंगे, जो P1 का है। मतलब इसके लिए भी वो टेबल यूज़ करना है जो P1 का है, और P12 के लिए भी वो टेबल यूज़ करना है जो P1 का। तो P12 के लिए मैं ये वाला टेबल यूज़ नहीं करूँगी। P12 के लिए जो इससे पिछले वाला टेबल था ना, ये वाला P1 वाला, वो यूज़ करूँगी, ठीक है। अब P12 के लिए मैंने क्या किया, हमारे पास कंस्ट्रेंट ऐड हुआ था x3 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, तो x3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, ये वाला ऐड हुआ था, x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 वाला। तो यहाँ से हमारे पास क्या हुआ था, प्लस x7। अच्छा, ग्रेटर देन के लिए हम यूज़ नहीं करते, हमने हमेशा करना स्लेक ही होता है। तो आप पहले माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके अंदर स्लेक वेरिएबल को ऐड करा देंगे। अगेन x2 की वैल्यू को फाइंड करेंगे P1 से, x2 की वैल्यू को इसके अंदर पुट करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, x7 की रो और कॉलम ऐड करेंगे, ठीक है। पूरा कॉलम ऐड करने के बाद बाय डुअल सिंप्लेक्स मेथड ये लीव कर जाएगा, ए की नेगेटिव है तो ये एंटर कर जाएगा। पूरी कहानी लिखेंगे कि द सोल्यूशन इज ऑप्टिमल बट नॉट फिजिबल, सो द अप्लाइंग द डुअल सिंप्लेक्स मेथड, x7 लीव द बेसिक्स एंड x5 एंटर, सो द ग्राम स्मिथ मेथड टेबल इज ऑप्टिमल। अब जो लास्ट टेबल बनेगा उसमें आपके पास x1 की वैल्यू भी नॉन इंटीजर है और x2 की वैल्यू क्या है, आपके पास नॉन इंटीजर है। तो हम क्या करेंगे, इसको आगे से कंटिन्यू करते जाएंगे, ठीक है। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि ये क्वेश्चन गलत है। मैं आपको सिर्फ तरीका समझाना था, मेरे पास इसका कोई और क्वेश्चन नहीं था। तो इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ करना क्या था कि वैसे तो ऑब्वियसली यूँ होता है कि जब पेपर में चीज़ आती है तो वो कहता है आप सिर्फ x1 को इंटीजर करें तो आपके पहले एडिशन में ही आंसर आ जाता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है जिस वजह से इसका आंसर पॉसिबल नहीं है, ये निकलता ही जाएगा आगे। अब z का आंसर, x1 का आंसर अगेन क्या है, इंटीजर नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ पे पहुँचे हुए थे, P12 पे पहुँचे, P12 से अगेन दो इसे बनेंगे। अब अपनी मर्जी आप इसको P12 स्टैरिक का नाम दे दें, P12 डबल स्टैरिक का नाम दे दें। जब मैं इसको सॉल्व करूँगी अगेन इंटीजर नहीं है, इसको अगेन तोड़ना पड़ेगा, लेकिन इतना लंबा क्वेश्चन नहीं जाता। इट्स मीन कि इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, नोट्स वालों ने भी इसको इधर ही छोड़ दिया, ठीक है। यहाँ तक हो गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको इधर ही छोड़ देंगे। अब P2 को सॉल्व करेंगे, P2 को पूरा सॉल्व करेंगे, होप से उसका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपने इस क्वेश्चन को इधर ही छोड़ देना है क्योंकि उसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि हमने इसमें करना क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास जो भी गिवन प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जिस भी तरह की प्रॉब्लम है, हमने उसको सिंपल सिंप्लेक्स मेथड से जितना हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं ना, उस तरीके से हमने इसको पूरा सॉल्व करना है। जब पूरा सॉल्व हो जाएगा उसके बाद हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा जो आंसर है, ठीक है, जो हमारा आंसर आया हुआ है, जैसे हमारा जो फर्स्ट आंसर आया था वो ये आया था, जो ऑप्टिमल नहीं था, मतलब जो ऑप्टिमल तो था लेकिन जो इंटीजरल आंसर नहीं था। तो हमने क्या करना है, किसी एक को सिलेक्ट कर लेना है फ्रैक्शन सब डिवाइड के लिए, सब, ठीक है। तो अब हमने सेलेक्ट कर लिया x1 को, क्योंकि x1 बड़ा था। x1 को डिवाइड किया तो हमने एक का नाम दिया P1 का, एक को P2 का। ऑलरेडी गिवन क्वेश्चन में दो कंस्ट्रेंट थे, तीसरा कंस्ट्रेंट हमने खुद से ऐड करना है। x 3.34 है, मतलब 3 और 4 के दरमियान है, तो मैंने x1 लेस दैन इक्वल टू 3 इधर और x1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 4। लेस दैन के लिए पिछले वाला इंटीजर, ग्रेटर दैन के लिए अगले वाला इंटीजर, दो बनाया। फिर मैंने सोल्यूशन फॉर P1 की हेडिंग दी। ऑलरेडी x3 x4 जहाँ ऐड हुए थे, x1 लेस दैन इक्वल टू 3 हमने उठाया और इसमें x5 को ऐड कर दिया। यहाँ से x1 की वैल्यू निकालने के लिए जो इससे पिछले P1 कहाँ से निकाला था, P0 के ऑप्टिमल टेबल से। तो इसको ऑप्टिमल टेबल से x1 की रो उठाई, ठीक है। यहाँ से x1 की रो उठाने के बाद वहाँ से वैल्यू x1 की वैल्यू निकाल ली, x5 कर ली, पूरी रो को एंटर और लीव कराया, ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड लगाया। पूरा सिंप्लेक्स लगाने के बाद आंसर अगेन क्या नहीं आया, हमारे पास इंटीजर नहीं आया। तो फिर हमने क्या किया, हमने P1 से हमने क्या किया, P से P1 और P2 में गए, P1 से P11 और P12 में गए। P11 को देखा तो हमारे पास प्रॉपर सोल्यूशन इंटीजर आ गया, जैसे हम नॉर्मली तरीके से करते हैं, हमारा आंसर ऑप्टिमल आ गया। उसके बाद हम P12 पे जाएंगे। P12 में हमने क्या किया, जब हमने पूरा सॉल्व किया अगेन हमारा आंसर इंटीजर नहीं आया, तो हमें P12 से अगेन क्या करना पड़ा, दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ा। क्यों, यहाँ पे हमारे पास था 1.5 1 और 2 के दरमियान में है, तो x1 लेस दैन इक्वल्स टू 1, x1 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 2। अगेन जब इसको सॉल्व करेंगे तो इंटीजर नहीं आएगा, लेकिन इसको सर मिस्टेक है, जितना इसके अगले स्टेप में भी चली जाए तो आंसर नहीं आता। तो लेकिन आपको तरीका आना चाहिए कि आपने करना किस तरीके से है, ठीक है। मैं आपको यहाँ तक इधर तक आपने लिखना है, ठीक है। यहाँ तक नोट्स भेज दूंगी, कोई भी मसला हुआ तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।